नीट की तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स का इस चर्चा में स्वागत है। जी हाँ। आज हम एक काफी महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करेंगे, जीव विज्ञान का। बिल्कुल। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, और इसमें भी हमारा खास ध्यान रहेगा मेंढक पर, यानी राना टिग्रिना। हाँ, ये टॉपिक परीक्षा के लिहाज से भी जरूरी है। हमारे पास जो जानकारी है वो एनसीईआरटी की जीव विज्ञान पाठ्यपुस्तक से ही है। हम देखेंगे कि कैसे कोशिकाएं वो जुड़कर ऊतक बनाती हैं, और फिर ऊतक से अंग बनते हैं, और अंगों से अंगतंत्र। हाँ, और फिर हम मेंढक की बाहरी बनावट, मतलब आकारिकी, और अंदर की शारीरिक रचना, दोनों को समझेंगे। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि इन कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझना है। और ये भी देखना है कि मेंढक पानी और जमीन दोनों के लिए कैसे अनुकूलित है। सही कहा। तो शुरू करें। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं संगठन के स्तरों की। जीव या तो एक कोशिका वाले होते हैं या फिर बहुत सारी कोशिकाओं वाले। हाँ, जैसे हम लोग बहुकोशिकीय। तो इन जीवों में क्या होता है कि एक जैसी कोशिकाएं जिनका काम और बनावट मिलती जुलती हो, वो आपस में जुड़ जाती हैं। उनके बीच कुछ अंतर कोशिकीय पदार्थ भी होते हैं। हाँ, और ये सब मिलकर बनाते हैं ऊतक, मतलब टिश्यू। और ये ऊतक 4 मुख्य तरह के है ना। बिल्कुल। उपकला, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका ऊतक, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और जब अलग अलग ऊतक मिलते हैं एक खास काम करने के लिए, तो बनता है अंग, जैसे पेट या फेफड़े। सही। और फिर कई अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र, जैसे पाचन तंत्र हो गया या श्वसन तंत्र। ये सब मतलब एक तरह का श्रम विभाजन है। हाँ, बिल्कुल, ताकि पूरा शरीर ठीक से काम कर सके। चलिए अब आते हैं मेंढक पर, राना टिग्रिना। हाँ जी, भारत में मिलने वाली आम प्रजाति है ये। उभयचर है, एम्फीबिया वर्ग का, मतलब पानी और जमीन दोनों जगह रहता है। और कॉर्डेटा संघ का सदस्य है। और एक खास बात, ये अनियतातापी होते हैं। पोइक्लोथर्म मतलब इनके शरीर का तापमान बाहर के माहौल के हिसाब से बदलता रहता है। हाँ, हम जैसे वार्म ब्लडेड नहीं। अच्छा, इसीलिए ये धूप सेकते हुए दिख जाते हैं कभी कभी। हाँ, और इसी वजह से इनमें कुछ खास अनुकूलन भी होते हैं, जैसे रंग बदलना। हाँ, छद्मावरण, कैमोफ्लेज जिसे कहते हैं, दुश्मनों से बचने के लिए। बिल्कुल। और ज्यादा गर्मी या सर्दी से बचने के लिए ये निष्क्रिय हो जाते हैं। हाँ, गर्मी में ग्रीष्म निष्क्रियता, मतलब एस्टिवेशन, और सर्दी में शीत निष्क्रियता, यानी हाइबरनेशन, जमीन में छिप जाते हैं। सही। ऊर्जा बचाने का तरीका है ये। अब जरा इसकी बाहरी बनावट देखते हैं। आकारिकी, त्वचा कैसी होती है? त्वचा चिकनी और चिपचिपी सी होती है। उस पर श्लेष्मा, मतलब म्यूकस रहता है, जो उसे नम रखता है। और कमाल की बात यह है कि ये पानी पीते नहीं है। नहीं, त्वचा से ही सोख लेते हैं। रंग कैसा होता है? ऊपर से जैतूनी हरा, उस पर काले धब्बे हो सकते हैं, और नीचे की तरफ से हल्का पीला। शरीर में गर्दन और पूंछ तो होती नहीं? नहीं, सिर्फ सिर और धड़ होता है। सिर पर एक जोड़ी नथुने, उभरी हुई आंखें। आंखों पर वो झिल्ली भी होती है ना पानी के लिए? हाँ, निमेशक पटल, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। और कान की जगह एक पर्दा होता है, कर्णपठ, टिम्पानम। पैर कैसे होते हैं? आगे के पैरों में 4 उंगलियां। पिछले पैर ज्यादा लंबे और मजबूत होते हैं, उनमें 5 उंगलियां होती हैं। और उंगलियों के बीच में वो जाली होती है तैरने के लिए। हाँ, वेब्ड फीट। और नर और मादा में फर्क भी होता है। अच्छा, लैंगिक द्विरूपता, क्या फर्क होता है? नर में आवाज के लिए वाक कोश होते हैं गले के पास, और मैथुन के समय मादा को पकड़ने के लिए अगले पैर की पहली उंगली पर एक पैड जैसा होता है, मैथुन अंकुश। कॉप्युलेटरी पैड, ये मादा में नहीं होता है? नहीं, ये मादा में नहीं मिलते। अच्छा, अभी हमने छद्मावरण की बात की थी, तो ये याद रखना चाहिए कि मेंढक की अपने दुश्मनों से छिपने के लिए रंग बदलने की एक क्षमता क्या कहलाती है? मान लीजिए ये प्रश्न आता है। ए, शीत निष्क्रियता, बी, छद्मावरण, सी, ग्रीष्म निष्क्रियता, डी, अनियत तापी। हाँ, ये हाँ, एक अच्छा सवाल बन सकता है, और इसका सही जवाब है, जाहिर है, बी, छद्मावरण। ठीक है। तो ये तो हुई बाहर की बातें। हाँ। अब अंदर की संरचना देखें, शरीर रचना विज्ञान। हाँ, बिल्कुल। पाचन तंत्र से शुरू करें। हाँ, तो देखो, मेंढक मांसाहारी है, इसलिए इसकी आहार नली छोटी होती है। मांसाहारी की आहार नली छोटी क्यों? क्योंकि मांस पचाना वो पौधों की तुलना में आसान होता है, तो रास्ता छोटा। अच्छा, खाना मुंह से ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर आमाशय, फिर आंत्र, और मलाशय से होता हुआ अवस्कर यानी क्लोएका से बाहर। ये अवस्कर एक कॉमन ओपनिंग है ना, मल, मूत्र और जनन कोशिकाओं के लिए। और अग्न्याशय, पैंक्रियाज, जो पाचक रस बनाता है। पाचन शुरू कहाँ होता है? आमाशय में,
वहाँ HCl और एंजाइम होते हैं। फिर आंत्र में पाचन पूरा होता है और पोषक तत्व सोख लिए जाते हैं। किसके द्वारा? आंत्र की दीवार में उंगली जैसे उभार होते हैं, रसांकुर या विलाई। वो अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब श्वसन, ये पानी और जमीन दोनों पर रहता है, तो सांस कैसे लेता है? इसके पास 3 तरीके हैं। पानी में होता है तो त्वचा से, त्वची श्वसन। अच्छा, त्वचा से। हाँ, और जमीन पर फेफड़ों से, मतलब फुफ्फुसीय श्वसन, और मुख गुहा की परत से भी। कमाल है। और जब वो निष्क्रिय होता है, हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में, तब सिर्फ त्वचा से ही सांस लेता है। और परिसंचरण तंत्र, खून बहने का सिस्टम? वो बंद प्रकार का है, मतलब खून नलिकाओं में बहता है। और हृदय में 3 कक्ष होते हैं। 3 कक्ष, हमारे जैसे 4 नहीं? नहीं, 3, 2 आलिंद, एट्रिया और एक निलय, वेंट्रिकल। ये पेरिकार्डियम नाम की झिल्ली से ढका रहता है। रक्त में क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक होता है और हीमोग्लोबिन भी। श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स भी होते हैं। और इसमें खास बात है, निवाहिका तंत्र, यकृत निवाहिका तंत्र और वृक्क निवाहिका तंत्र भी होते हैं। अच्छा, 3 कक्ष वाला हृदय। तो इस पर भी सवाल बन सकता है, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? A2, B3, C4, D1। हाँ, ये महत्वपूर्ण है और सही जवाब है B3 कक्ष। ये उभयचर जीवन के लिए एक अनुकूलन है। ठीक है, अब बाकी तंत्रों पर एक नजर डाल लेते हैं संक्षेप में। उत्सर्जन तंत्र। एक जोड़ी वृक्क यानी किडनीज, इनकी इकाई है नेफ्रॉन। मूत्र नलिकाएं अवस्कर में खुलती हैं। नर में ये मूत्र जनन नलिका होती है। और ये उत्सर्जित क्या करता है? यूरिया, इसलिए ये यूरियोटैलिक कहलाता है। तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु, परिधीय और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी होता है। मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां भी होंगी, हार्मोन्स वाली। हाँ, पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, ये सब ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन बनाती हैं। और संवेदी अंग, देखने सुनने के लिए? स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि के लिए सरल आंखें और सुनने और संतुलन के लिए कर्णपट और आंतरिक कान होते हैं। अब आते हैं जनन तंत्र पर। नर और मादा अलग होते हैं? हाँ, नर में एक जोड़ी वृषण होते हैं जो किडनी से जुड़े होते हैं। शुक्राणु मूत्र जनन नलिका से अवस्कर में जाते हैं। और मादा में? मादा में अंडाशय होते हैं। अंडवाहिनियां अलग से अवस्कर में खुलती हैं। निषेचन कहाँ होता है? पानी में बाहरी निषेचन होता है। मादा एक बार में कई हजार अंडे देती है। और अंडों से लार्वा निकलता है? हाँ, टेडपोल लार्वा, जो बिल्कुल मछली जैसा दिखता है। फिर उसमें कायांतरण मतलब मेटामॉर्फोसिस होता है और वो वयस्क मेंढक बन जाता है। ये तो पूरा जीवन चक्र हो गया। अच्छा, मेंढक का पर्यावरण में क्या महत्व है? बहुत महत्व है। एक तो ये कीड़े मकोड़े खाते हैं जिससे फसलों की रक्षा होती है। दूसरा, ये खुद भी खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है, मतलब दूसरे जीव इन्हें खाते हैं। और कुछ जगहों पर तो इन्हें खाया भी जाता है। हाँ, कुछ देशों में इन्हें भोजन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे जीवों में कोशिका से लेकर अंग तंत्र तक एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। और मेंढक ने पानी और जमीन दोनों पर रहने के लिए कई खास एडेप्टेशंस विकसित किए हैं, जैसे त्वचा से सांस लेना, 3 कक्षीय हृदय, बाहरी निषेचन वगैरह। यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि मेंढक का जो 3 कक्षीय हृदय है, उसमें ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला खून थोड़ा मिल जाता है ना? हाँ, निलय तो एक ही है। तो फिर भी ये उसकी उभयचर जीवन शैली के लिए, खासकर जमीन पर जब वो सक्रिय होता है, उसके लिए कैसे पर्याप्त ऊर्जा दे पाता है? ये सवाल उसकी अनियत तापी प्रकृति से कैसे जुड़ा है, इस पर सोचा जा सकता है। वाकई एक दिलचस्प सवाल है ये। हाँ, चलिए, इसी विचार के साथ नीट की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों को उनकी आने वाली परीक्षा के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, बिल्कुल। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है ये चर्चा आपके लिए फायदेमंद रही होगी।